स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स के टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन और इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो मैं 16 आपको कराऊंगा, साथ में उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जो और कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूले जो भी इन क्वेश्चंस में यूज होंगे उनको एक अलग से पेज पे लिख लेना, ताकि जब इन क्वेश्चंस के आप दोबारा रिवीजन करो तो पहले वो फॉर्मूले आप पढ़ सको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 5 रुपीज। 50 पैसे और 5 रुपीज का रेशियो कैसे निकालते हो, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये दो टर्म है, एक 50 पैसे और एक 5 रुपीज, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि ये अगर आपके 50 पैसे है ना, तो वो 5 रुपीज है, उसको भी पैसे बनाओ। आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में कितने होंगे, 500 पैसे होंगे। अब हम क्या निकालते हैं, रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर पहले 50 पैसे है तो पहले 50 पैसे ही रखने हैं, ठीक है। नीचे कितने हैं, 500 पैसे, तो 500 नीचे रखने हैं। तो आप बताओ मेरे को, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 वन जा 5 10 जा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर 1 आएगा कि नीचे 10। देखो क्लियर दिख रहा है, ऊपर 1 है और नीचे 10 है, बस 1 10 लिख के और इनके बीच में डिवाइड की जगह रेशियो का साइन लगा दिया करो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से चेक करना है, 1:10, 10:1 अगर आपने लगा दिया तो आपका क्या है, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपके बुक में एक और क्वेश्चन है, मैं दूसरा करा देता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ 3 किलोमीटर एंड 600 मीटर, इनका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, ये मीटर में है तो ये भी क्या करो, मीटर में बनाओ। 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 3000, और ये कितने आपके 600, तो बस ये रेशियो आपका आ जाएगा। 2 जीरो कट गई, 6 वन जा 6 5 जा, तो रेशियो कितना आ गया आपका, 5:1। इस तरीके से जो बुक में आपके और मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, वो भी मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, देखो आप क्या करो, एक स्क्वायर बना लो। हालांकि पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, चाहे कैसे ही करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये साइड 14 है तो स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है। आपको एरिया बताना है, आप मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो एरिया नहीं होता, वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 14 इंटू 14। और मैंने आपको बता रखा है 26 तक स्क्वायर जिस बच्चे को याद है ना 8th क्लास के मैथ में, उसका मैथ आता तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। अच्छा अब ऑप्शन में देखो, 1 2 3, तीन ऑप्शन में 196 है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये क्या है, सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। एरिया जब भी निकालते हो ना मैथमेटिक्स में, चाहे आप कभी तक जिंदगी में मैथ पढ़ना, ऊपर क्या लगेगा, हमेशा स्क्वायर लगेगा, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी। अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, टाइप 2 का क्वेश्चन। देखो इसमें आपसे ना उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एरिया आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो कहेगा आप क्योंकि साइड बताओ, क्या बताओ आप, साइड। आप मुझे ये बताओ, आपके सामने क्लियर दिखा रहा हूं मैं कि एरिया 196 है, ठीक है, तो साइड इस स्क्वायर की कितनी होनी चाहिए, 14। ये तो कंफर्म है कि साइड तो कितनी होगी, 14, क्योंकि साइड 14 होगी तभी तो एरिया 196 आएगा। तो आप बताओ 196 से 14 कैसे आता है, आप कहोगे जी इसका स्क्वायर रूट होता है ना, साइड कितना होगा आपका, 196 का स्क्वायर रूट, और 196 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना होता है, 14, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यानी कि साइड कितनी आएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि एरिया से क्या निकालनी हो, साइड। तो आप लिख लेना, एरिया से अगर साइड फाइंड आउट करनी हो या साइड निकालनी हो, साइड निकालनी हो तो साइड जो होती है ना, वो क्या होता है, जो भी आपको एरिया गिवन हो उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799। इसका मतलब है कि 799 का जब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यानी कि इसको जब आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैंने आपको क्या बता रखा है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया करो। 9 9 जा कितना होता है, 81। 81 का लास्ट डिजिट कितना है, 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मन में करो,
9 9 जा 81 और 81 के लास्ट में क्या आता है 1। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया आपका बस। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। आज के बाद आप समझ लेना आप किस तरह के बच्चों में हो, उन मैक्सिमम में हो जो हर बार गलती करते हैं, या उन 2-3% बच्चों में हो जो आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने आपको किसमें, इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना उसके अंदर डिजिट्स कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। जैसे मैंने ये नंबर लिख रखा है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो पता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे स्क्वायर रूट में, नंबर ऑफ डिजिट्स। आप ये डिजिट काउंट किया करो कितने हैं 5, और इसको 2 से क्या कर दिया करो डिवाइड। लेकिन ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो आप 5 में एक और ऐड कर दो, कितने बनेंगे 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया आपका आंसर 3। तो यानी कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना मेथड से, उसके अंदर 3 डिजिट आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 1 2 3 4। मैं ये कहूं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, आप मेरे को बताओ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ऊपर वाले नंबर में एक ऐड करके फिर डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है ये एक एक्सप्रेशन है 2y माइनस में वाई स्क्वायर, ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पाई का मतलब होता है डबल, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राई का मतलब क्या होता है ट्रिपल, यानी कि जिसमें 3 टर्म्स हो। आप मेरे को ये बता दो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है, एक तो 2y है और एक वाई स्क्वायर है, तो ये कितनी टर्म है 2। और 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ में देख लो, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन। इसमें कितनी टर्म है, क्लियर कोई भी बच्चा बता सकता है। देखो ये पूरी एक टर्म है ना, ये मत समझना कि ये 2 3 ऐसे नहीं। जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता ना तो वो एक ही रहती है, ये एक ही है, एक ये है, ठीक है। इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो ये कितनी है बताओ, 2 टर्म्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 2 टर्म्स आर देयर। सेवंथ क्वेश्चन में देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लाई के बारे में बता देता हूँ। देखो 5x की मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर से। जब भी एक एक्सप्रेशन की दूसरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करनी हो ना, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक तो जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं 5 इंटू 4, इनकी भी मल्टीप्लाई होती है। एक जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है बताओ, यहाँ पे है x और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इन सब की आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। 5 4 जा सभी को पता है होता है 20। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगी। मैं कहता हूँ ये भी x और ये भी x, पावर देख लो। x का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी है 1, तो दोनों की पावर को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना होता है 3। x इंटू एक्स स्क्वायर आज के बाद याद रखना कितना होता है एक्स क्यूब। आंसर कितना आ गया आपका 20x क्यूब। मैं आपको एक दो और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ 10xy और इंटू 5y स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने क्या बताया आपको, 10 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, लिखना है ऐसे आपको पेपर में, ठीक है। इंटू यहाँ क्या है xy और यहाँ क्या है आपका y स्क्वायर। अब देखो 10 5 जा कितना आ गया 50। अच्छा x मेरे को बता दो, पूरी इस मल्टीप्लिकेशन में एक ही बार है ना सिर्फ, तो एक बार लिख दो। y कितनी बार है, एक ये पावर है, तो ये कितनी होगी पावर टोटल 3। तो बस बीच में से मल्टीप्लाई का साइन गायब कर दो, 50xy क्यूब। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। बिल्कुल आसान होती है मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। देखो एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करनी है आपको 3x प्लस में 5xy। मेरा तरीका ध्यान से सुन लो। देखो ब्रैकेट के बाहर 2x है ना, इस 2x की मल्टीप्लाई पहले करो 3x से। मल्टीप्लाई का साइन डालने के बजाय मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे जो भी साइन है वो डालो। फिर इस 2x की मल्टीप्लाई बाहर वाले की किससे करो 5xy से। और अभी मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था, बताओ 2x की मल्टीप्लाई 3x से कैसे करते हैं, 2 3 जा कितना होता है 6, और x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, है ना, पावर ऐड हो जाती है, प्लस 2 5 जा कितना होता है 10,
अच्छा एक्स देखना, एक ये रहा एक ये रहा, एक्स स्क्वायर हो गया, और y अकेला है तो y क्या है, अकेला, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बहुत आसान होती है मल्टीप्लीकेशन में कहता हूँ। जैसे एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको कोई कह दे कि 3x की मल्टीप्लाई करो 9x माइनस के 5y स्क्वायर से, तो देखो क्या करोगे, 3x की मल्टीप्लाई करोगे 9x से, और माइनस का साइन 3x की मल्टीप्लाई करोगे 5y स्क्वायर से। अब क्या होगा, 9 3 जा 27, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, 3 5 जा 15, एक्स और वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर अलग अलग आएगा। बस ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ये तो लिख लो आप कि पेपर के अंदर रोम्बस के ऊपर तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। रोम्बस क्या होती है, देखो अगर स्क्वायर को हम थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ना, तो वो क्या बन जाती है, रोम्बस बन जाती है। और इसका एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखो एक तो होता है डायगोनल के ऊपर बेस्ड, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो डायगोनल होते हैं इसके, ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी। तो कौन कौन से डायगोनल है, एक ए सी और एक बी डी, क्रॉस वाले है, ठीक है। ये दोनों डायगोनल आपको, एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 8.2, मतलब ये इनकी लेंथ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो दोनों डायगोनल को, एक को नाम दे देता हूं मैं D1 डायगोनल 1, और एक को डायगोनल 2 यानी कि D2, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड। देखो 10 इंटू 8.2, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अब कई बच्चे ना इसमें गलती करते हैं कि 10 इंटू 8.2 कैसे करें। मुझे आप ये बताओ, 8.2 को मैं 82/10 लिख सकता हूँ ना। 10 से 10 कटेगा तो कितना आएगा, 82 ही आएगा। यानी कि 8.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 82 आएगा। 82 को 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे भी कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखो 2 4 जा, और बच्चे यहाँ पे ना 2 का 2 लिख देते हैं। भाई 2 को भी तो 2 से करोगे ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 41। अच्छा ये क्या है, सेंटीमीटर, और मैंने क्या बताया था अभी, एरिया हमेशा किस में आएगा, फिर स्क्वायर में। तो आंसर कितना आएगा अपना, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला और लिख लो साथ साथ में, रोम्बस का सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है आपका बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि मैं मान लो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे को दोबारा फॉर्मूला बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप एक ही जगह लिख लिया करो कि रोम्बस के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर डायगोनल्स वाला गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड को हम क्या बोल देते हैं, या फिर हाइट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन, यूजिंग आयलर्स फॉर्मूला। मैंने पॉलीहेड्रन के लिए आपको आयलर फॉर्मूला बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस यानी कि एफ निकालना है आपको, ऑफ ए पॉलीहेड्रन इन विच नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि वी, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, 6 है, और नंबर ऑफ एजेस यानी कि ई, ये कितने हैं, 12। आप मेरे को ये बताओ, तीन चीजों में से अगर दो चीज गिवन हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। देखो एफ क्या है आपको पता ही नहीं है। इस क्वेश्चन में वी वर्टिसेस कितने हैं, 6, और एजेस कितने हैं, 12। आप बस मेरे को पाई आयलर्स फॉर्मूला बता दो क्या होता है, या यूलर्स फॉर्मूला पढ़ लो इसको, कोई बात नहीं है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। पाई यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ और वी दोनों बड़े हैं, और ई क्या है, सबसे छोटा। क्यों, अल्फाबेट के अंदर ई सबसे पहले आता है, उसके बाद एफ, उसके बाद वी। तो एफ और वी दोनों को ऐड कर दो, और ई को जो सबसे छोटा है ना उसको 2 रुपए और दे दो, तब ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो देखो एफ कितना पता ही नहीं, वी कितना 6, ई कितना 12, और प्लस में कितना 2। तो एफ प्लस 6 इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना होता है 14। तो ये प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। तो आपको नंबर ऑफ फेसेस निकालने थे, कितने आ गए आपके 8 आ गए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 11th क्वेश्चन में देख लो, सिलेंडर के मैं तीनों फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। देखो क्लोज्ड सिलेंडर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने अपने घर में पानी भरने वाली टंकी देखी होगी, है ना, जिसमें सुबह मान लो पानी गर्म करते हैं या आटा डालते हैं, आटा डालने वाली टंकी, वो किसकी शेप में होती है, सिलेंडर की शेप में, ऐसी होती है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब ये है कि नीचे से तो बंद है ही है, ये ऊपर इसका ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला भी है। तो ये पानी की टंकी मैंने बना दी, और आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको भी डायग्राम बनाना है ताकि अच्छा लगे। रेडियस कितनी है 7, रेडियस ये होती है नीचे वाली, और हाइट कितनी है 3, ये इसकी क्या है, हाइट है 3 मीटर। और आपको कहता है इसको सिलेंड्रिकल टैंक को बनाया गया है फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, यानी कि किसी मेटल की शीट से। मेटल
लोहे की हो सकती है, ठीक है, सिल्वर की हो सकती है, इस टंकी को बनाया गया है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। जब भी आपसे ये पूछे ना कि इस टंकी को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी या कितनी मेटल की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा ही क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं हमेशा, सरफेस एरिया। ये लाइन हिंदी में लिख लो कि जब भी हमारे को ये निकालना हो कि सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल की जरूरत पड़ेगी, तो हम हमेशा उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, और वो भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ऊपर वाला ढक्कन भी है और नीचे वाला बेस भी है, ठीक है। और सिलेंडर के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं कहता हूँ तीनों के तीनों फॉर्मूले लिख लो। मैं साइड में लिख रहा हूँ। वॉल्यूम अगर पूछे इसकी तो होता है पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 2 पाई आर, यानी कि यहां तक लिख के 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मैं कहता हूं 3 बार 4 बार ये फॉर्मूला देख के लिख लोगे ना और अपने मन मन में बोल लोगे इसको, आपको ये फॉर्मूला याद होएगा, ठीक है। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर लिख के इंटू आर प्लस एच कर देना। बस आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया। आप है ना ऐसे नहीं करोगे सीधा ही लिख दिया, आप पहले लिखोगे रेडियस कितनी है, देखो अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आपने अपने क्वेश्चन को, 7 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है आपकी 3 मीटर। हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिखोगे पहले 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, इक्वल का साइन लगाया करो। 2 पाई, पाई कितना होता है बताओ, 22/7 होता है, इंटू आर, आर कितनी है 7, ब्रैकेट लगाओ, आर, आर कितनी 7 प्लस एच, एच कितनी 3। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, 1 0, ये 7 से 7 कट गया, बाहर कितना आ गया 22 2 जा 44, और 7 प्लस 3 कितना होता है 10। 44 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 440। क्या है ये, देखो मीटर है ना, और मैंने क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया। एरिया जब भी आएगा ना वर्ड, तो आपको मीटर स्क्वायर ही लगाना है, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल। आपसे क्या पूछा है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल, शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। हमारे को बाजार से इतनी शीट खरीद के लेके आनी पड़ेगी, तब जाके ये पानी की टंकी बनेगी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, आपको सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मूला लर्न करना है, ये वाला फॉर्मूला। और ये सिलेंडर के ऊपर बेस्ड तीनों फॉर्मूले जो है ना, ये मैंने लिखवा दिए, ये आप क्या कर लो, नोट कर लो। 12th क्वेश्चन में कहता है, ये 13 चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है, वो मैं आपको देखना सिखाऊंगा अभी। कहता है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट। यानी कि अगर हम एक टंकी को भरना चाहते हैं 1 घंटा 20 मिनट में, तो अपने को कितनी पाइप लगानी पड़ेगी, 6 पाइप। देखो मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ ताकि लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहे ये क्वेश्चन। ये पानी की टंकी है, ये क्या है, टैंक है। इस टैंक को अपने को अगर पूरा भरना है ना, तो 1 घंटे 20 मिनट में, तो हमारे को 6 पाइप की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये ऐसे ऐसे इसके अंदर पाइप खोल दी हमने, ठीक है, ये पाइप है। अगर हम 6 पाइप ऐसे इस टैंक में खोल देंगे पानी से भरने वाली, ये 6 के 6 पाइप क्या करेगी, पानी भरेगी इसके अंदर। अगर ये 6 पाइप खोल दिया जाए ना, तो ये टैंक 1 घंटे 20 मिनट में भर जाएगा, 1 आवर 20 मिनट्स। अच्छा, 1 घंटे 20 मिनट में कोई बच्चा बताएगा कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 20 ये रही, तो टोटल मिनट्स कितनी होगी ये 80। यानी कि 6 पाइप मिलके इस पूरे टैंक को कितने मिनट में भर देगी, आप मेरे को बताओ, 80 मिनट्स में। कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कि कितना टाइम लगेगा, इफ ओनली 5 पाइप्स आर यूज्ड। अगर सिर्फ हम 5 पाइप खोलें, यानी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सिर्फ मैं ये 5 ही पाइप यूज करूं, तो बस आप मेरे को ये बता दो इस टैंक को भरने में टाइम पहले से कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। देखो, एक तो 6 पाइप पानी अंदर डाल रही है, एक सिर्फ 5 पाइप पानी अंदर डाल दिया है, तो भरने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है आपका, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। क्यों, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ पाइप्स को कम कर देंगे ना, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। एक चीज कम करो, एक चीज ज्यादा लगे, तो वो क्या होता है, क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देर इज इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो लिखोगे ना सारी चीजें, एग्जामिनर सोचेगा कि इस बच्चे को सब कुछ नॉलेज है। आप मैथमेटिक्स पूरा साल पढ़ते हो
और आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी हैंडराइटिंग, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने का सिर्फ मौका क्या है, वो एक एग्जामिनेशन। 2.5 घंटे के अंदर आपको दिखाना है कि आपने कितना कुछ सीखा है और कितने अच्छे से आप अपने आंसर को लिख पाते हो। 2.5 घंटे मोर देन इनफ है। जिस बच्चे को पेपर आता है ना, मैक्सिमम 1.5 घंटे में वो बच्चा पेपर कर देगा। टाइम की तो आप टेंशन लेना ही मत। हर चीज जो आपको आती है ना, उसको अच्छे से लिख के आओ एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर चाह के भी आपका नंबर काटने का ना उसका दिल ही ना करे। उसको सोचे बच्चे को कि 78 मार्क्स आगे मान लो 80 में से, वो ये सोचे कि इस बच्चे के 2 नंबर कहाँ मैंने काट दिए, इतनी अच्छी इसकी राइटिंग है, इतने अच्छे अच्छे इसने लिखा हुआ है, तो वो आपके 2 नंबर भी कहीं ना कहीं क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप क्या किया करो, एक टेबल बनाया करो बस। ठीक है, आप क्या कर लो, एक टेबल बना लो, एक तरफ क्या लिखा करो, नंबर ऑफ पाइप्स। इस क्वेश्चन में देखो दो ही चीज है, कितनी पाइप है और कितना टाइम है ना, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है। आप मेरे को बताओ, पहले जो पाइप्स है वो कितनी है, 6, उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि यहाँ लिखो 80 मिनट्स। फिर पाइप कितनी है, 5, टाइम कितना लगा है, आप क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो आप, x मिनट। अब क्या लिखोगे बताओ, बाय इनवर्स प्रपोर्शन, बाय इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है, देखो 6/5, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया करो बच्चे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इक्वल का साइन कोई कोई बच्चा ही लगाता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, बस यहाँ 6/5 लिख देंगे, यहाँ x/80 लिख देंगे और उसको काट देंगे। ऐसे नहीं करना, इक्वल का साइन लगाओ। अब अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इस 80/x को चेंज करके क्या लिखना है, x/80। अगर डायरेक्ट हो तो 6/5 80/x और दोनों को क्या रख दो, इक्वल। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 5 की x से करोगे 5x और 80 की 6 से करोगे, मल्टीप्लाई करनी नहीं है आपको। अब ये 5 को क्या लेके जाना है आपको, नीचे। x कितना आएगा बताओ, 80 इंटू 6 बाय में 5। अब ये 5 जो है ना, इस पे काट दो, 16 पे कटेगा। 16 इंटू 6 कितना होता है आपका, 96। तो x कितना आ गया, 96 मिनट। यानी कि अगर हम सिर्फ 5 पाइप खोलेंगे ना, तो 96 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये जो है ना आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मैं समझाता हूँ क्या है। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ ए थिक पेपर, थिक क्या होता है, कुछ मोटा है ना, कुछ मोटा पेपर है, जैसे जिस पेपर की हमारी किताबें बनी होती है, गाइड बनी होती है, नोटबुक बनी होती है, वो ठीक है, थोड़ा तो मोटाई होती है उसकी, क्योंकि अगर हम 100 पेपर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो हाइट दिखती है ना, जैसे आपकी बुक्स होती है, गाइड होती है। अगर हम 12 सीट्स, यानी कि मान लो आपकी कॉपी के पेज है, अगर हम सिर्फ 12 पेज आपकी कॉपी के लेना, उनका वेट पता है कितना हो जाता है, 40 ग्राम हो जाता है। लेकिन आपको कहता है वेट कितना चाहिए, 2.5 किलो। तो बताओ कितनी शीट लेनी पड़ेगी, आप मुझे खुद बताओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हम जितनी ज्यादा लेंगे उनका वेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। आप एक गाइड अपने हाथ में उठाओगे तो वेट कम होगा, 2 उठाओगे तो वेट डबल होएगा, 3 उठाओगे तो वेट ट्रिपल होएगा। मतलब अगर नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा तो वेट ज्यादा, या फिर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा तो वेट ज्यादा। तो यानी कि क्या लिखोगे आप, पहले तो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन किसका है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। लेकिन टेबल बनाने से पहले देखो, यहाँ पे वेट किस में है, ग्राम में, और यहाँ पे किस में है, किलोग्राम में। पहले आप है ना 2.5 kg को क्या लिखोगे बताओ, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे जी 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2500 ग्राम होंगे। ये तो आपको आइडिया होना ही चाहिए इतना तो। अब आप क्या कर लो, टेबल बना लो। टेबल में देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिखे क्या। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में दो चीज कौन सी है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स है, सिर्फ सीट्स मत लिखा करो, क्या लिखा करो, नंबर ऑफ सीट्स लिखा करो। ठीक है, एक उनका क्या है, वेट है, एक क्या है उनका वेट है। आप मेरे को बता दो सीट कितनी, पहले 12 है, उनका वेट कितना, 40 ग्राम, यहाँ पे ग्राम भी लिखा करो। ठीक है, फिर वेट कितना चाहिए अपने को बताओ, 2500 ग्राम, और सीट कितनी हमें पता ही नहीं, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है तो हम क्या लिखते हैं, 12/x इज इक्वल टू 40/2500 इज इक्वल टू का साइन मैं फिर कह रहा हूँ, लगाना मत भूलना। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो ना आप, बिल्कुल लाइट लगाया करो, यानी कि इक्वल का साइन आप छुपा देते हो पीछे, छुपाया मत करो, इसको अलग से दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, ये है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा, 40x, और ये 12 इंटू 2500। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, अभी आपको x निकालना है सिर्फ। तो 12 इंटू 2500 तो है ही,
ये 40 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा बस, ठीक है ऐसे। अब इसको क्या करो, आप काट लो, देखो 0 से 0 कट गई, 4 1 जा 4 3 जा, कितना आ गया 3 इंटू 250, 25 3 जा कितना होता है 75 और एक जीरो, तो यानी कि अपने को 750 सीट्स चाहिएगी, उनका वेट कितना हो जाएगा 2.5 किलो हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 क्वेश्चन देखो, आपको ऐड करना है इस दोनों एक्सप्रेशन को, तो आप पहले रूल लिख लो। एडिशन का रूल क्या होता है, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मैं दोनों का रूल लिखवा देता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल आपको फॉलो करना है। सिर्फ हम लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही, लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ओनली लाइक टर्म्स को, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये लाइक टर्म्स क्या होती है, मैं बता देता हूँ वो भी। हम जब ये 20 क्वेश्चन करेंगे ना, मैं कहता हूँ इतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, हर चीज जो इसमें यूज होगी ना मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जरूर कि वो होती क्या है लाइक टर्म, चाहे मैंने पहले आपको बताया हो चाहे ना बताया हो। देखो यहाँ पे है मान लो 5x और यहाँ पे है मान लो कितनी 3x। आप मेरे को ये बताओ, इन नंबर्स को छोड़ दिया करो आप 5 और 3 को, नंबर्स को छोड़ के जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे भी x है और ये भी क्या है x है, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, नहीं बिल्कुल सेम। तो ये दोनों क्या है बताओ मेरे को, लाइक टर्म है, ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं ये कह दूँ यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है, क्या ये लाइक टर्म है? आप कहोगे ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि ये x है और ये x स्क्वायर है, तो ये क्या है बताओ, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो अब आपको समझ आ गया कि लाइक टर्म कौन सी होती है। लाइक टर्म जो भी होगी हम उनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। जब भी ऐड करना हो ना, आप पहले इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा करो। आप क्या लिखा करो, सीधा आपका आंसर, आंसर इज इक्वल टू, देखो लिखना, एक क्वेश्चन को सोल्व करना एक अलग पॉइंट होता है, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना कि कितना अच्छा आप उसको लिख के सोल्व करते हो, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड क्लासेस में। पहले आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखो जैसे गिवन है वैसे, ब्रैकेट लगा दो, फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिख दो और उनके बीच में साइन किसका लगा दो, प्लस। अब ये ब्रैकेट हटा दो, अब इस ब्रैकेट को क्या कर दो, हटा दो, और बाहर अगर प्लस का साइन होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो है वो ऐसे कैसे लिख दो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस किस को ऐड करें। आप बताओ, एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म है इसमें? आप कहोगे जी कहीं नहीं है, तो फिर 7x स्क्वायर अकेला आ गया। एक्स की टर्म देखो, एक ये रही और एक ये रही, मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म को प्लस माइनस आपस में किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से देखो, ये प्लस का 9x है, रफ में लिख लो, ठीक है। ये माइनस का 5, साइन जरूर देखना है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखोगे आप, है ना। x तो लगा ही दिया करो, 9 में से 5 गए कितना होता है 4, तो यानी कि क्या आ गया आपका प्लस का 4x। उसके अलावा क्या बच गया, प्लस का 5 और माइनस का 10, 5 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 5। बस ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इस तरीके से एक एक चीज सोच सोच के अपने आप से क्वेश्चन पूछ पूछ के तब लास्ट में जाके आंसर छोड़ा करो, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सोल्व कर देंगे। आप ये बताओ, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया, एग्जामिनर देखेगा कि एक ही लाइन में बच्चे ने आंसर निकाल दिया, तो वो क्या है आपके 3 में से 1 या 1.5 नंबर देगा, ठीक है। अच्छे से लिखते कैसे हैं, पूरे नंबर आपके पेपर में कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब देखो 15 क्वेश्चन, इसमें क्या है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में जो बच्चे हैं ना सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैं आपको पहले नंबर्स के एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, तो आप मेरे को बताओ कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। इसकी हिंदी क्या होगी कि 10 में से 6 घटाओ, तो पहले क्या लिखोगे 10, यानी कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर बीच में साइन क्या लगाते हैं माइनस, और फिर क्या लिखेंगे 6। 10 में से 6 गया कितना होता है 4। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बताओ मेरे को, आप क्या लिखोगे, सीधा आंसर। आप क्या लिखना है, आंसर। कई बच्चे ये स्टेटमेंट उतार देते हैं, आपको स्टेटमेंट नहीं उतारनी, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन लिखी है ना उसको पहले लिख दो। क्या है बताओ, 5xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx और प्लस के 10xyz। ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट जरूर लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट जो बच्चा नहीं लगाएगा इसका मतलब ये समझ लो 99% चांस है कि उसका क्वेश्चन गलत ही होगा, ठीक है। बीच में साइन क्या लगाओ, माइनस का, फिर ब्रैकेट लगाओ, ये वाली एक्सप्रेशन लिखो 3xy प्लस के 5yz और माइनस के 7
जेड एक्स। अगर ब्रैकेट नहीं लगाई सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तो 100% गलत होगा, ठीक है। एडिशन में भी लगाना है आपको। अब ब्रैकेट खोलना है, पहले वाली ब्रैकेट को तो एज इट इज लिखना है, पहले वाली स्टेटमेंट को तो। अब मेन बात आती है दूसरे वाली, एक्स वाई जेड। देखो जब भी बाहर माइनस का साइन हो ना, तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, अंदर वाली जितनी भी टर्म्स है, 3 टर्म है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तभी तो मैंने कहा था कि क्या लगानी है, ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई होती, सीधा ही आपने इसको +3xyz लिखा होता, सॉरी ये जेड नहीं है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। ये जेड नहीं है, तो बस इतना आप कर लो। और ये मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, ये क्या था आपका, XYZ था, एक्स वाई और जेड। अब आपको क्या करना है, देखो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। आप मुझे बताओ, ये रहा 5xy, और कहीं दिख रही है आपको xy की टर्म, ये रही -3xy। साइन को साथ में लेके आना है, ठीक है। वाई जेड की टर्म देखना, -2yz है, और कहाँ है वाई जेड, ये रहा -5yz। फिर देखना जेड एक्स, -2zx और +7zx, +7zx। इसके अलावा क्या बच गया, +10xyz। अब लाइक टर्म को आपस में क्या करेंगे हम, प्लस माइनस। आप ये बताओ, देखो इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, लाइक टर्म है तो आप एक्स वाई लिख दिया करो, ठीक है। प्लस का 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गया, कोई भी बच्चा बता देगा कितना होता है, 2। अब देखो यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे भी वाई जेड लिख लो। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना है, -2, और यहाँ पे कितना है, -5। दोनों माइनस के होते तो ऐड करके और साइन किसका लगाते हैं, माइनस, तो कितना आएगा आपका, -7yz। फिर बताओ ये जेड एक्स तो लिखी दो। कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो -2 और +7, या 7 - 2, 7 में से 2 गया 5, तो क्या आएगा 5, और साइन किसका आएगा, प्लस का। बस ये अकेला रह गया, इसको अकेला छोड़ दो, 10xyz, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को 1 या 2 लाइन में खत्म नहीं करना, आपको 4 लाइन में खत्म करना है। इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि बिल्कुल खुला खुला लिखा होना चाहिए, हर चीज एग्जामिनर को समझ आए कि किस स्टेप के अंदर बच्चे ने क्या चीज सोल्व की है। 16 क्वेश्चन में देखो, ये आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो क्या है, 3x इंटू 4x - 5, और अलग से प्लस में 3 है, ठीक है। मेरे को ये बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप। 3x की मल्टीप्लाई पहले करोगे किससे, 4x से, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओगे, और फिर सॉरी ये मैं क्या कर गया, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। फिर बीच में क्या लगाओगे, माइनस का साइन, और फिर 3x लिखोगे, और इसकी मल्टीप्लाई इस बार किससे करोगे, 5 से, और ये +3 है, ये बेचारा ऐसे कैसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, और x इंटू एक्स कितना होता है, x², 3 5 जा 15, और x और प्लस में 3। अब बताओ, और थोड़े प्लस माइनस कर सकते हो क्योंकि कोई लाइक टर्म है ही नहीं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को इस क्वेश्चन में, 3। कई बच्चे ना स्टार्टिंग में ही पुट कर देते हैं, इसमें वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आके करनी है, ठीक है। अब पुट करना है आपको x की जगह 3। कहने का मतलब ये होता है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है ना, वहां वहां आप उसको 3 पुट कर दो। देखो क्या होता है, 12 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, x का स्क्वायर है, लेकिन x की जगह तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, -15 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दो, 3, +3। अब को आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 15 3 जा कितना होता है, 45, 12 9 जा कितना होता है, 108। प्लस प्लस वाले को पहले लिख लो, 108, और ये प्लस का 3 पहले लिख लो, ये कितना हो गया, 111 माइनस के 45, तो 66 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। भाई 111 में से 45 तो कोई भी बच्चा घटा सकता है ना, कितना आएगा, 66। इस क्वेश्चन का आंसर 66 आएगा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन में देखो, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर क्लास के अंदर काम आएगा। देखो फर्स्ट पार्ट, 7a² और प्लस में 14a। फैक्टराइज का मतलब है, आप अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। आप बताओ मेरे को, 7 और 14 में से क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। HCF ऑफ 4 and 7 कितना होता है, 7, और a² और a में से छोटी पावर क्या है, a, कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद क्या लगाया करो आप, ब्रैकेट। देखो इसको डिवाइड करो 7a से, 7 से 7 कट गया,
ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे ए बच गया है ना, ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करते हैं ना तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 2 में से 1 गया 1, प्लस 14 को 7 से डिवाइड करोगे 2, और ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर। लेकिन इतना छोटा सा 2 लाइनों में खत्म नहीं करना, आप क्या लिखोगे, HCF ऑफ 7 एंड 14 इज इक्वल टू 7। चाहे निकाल के मत दिखाना, लेकिन लिख जरूर देना ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि बच्चे को नॉलेज है कि ये हमने HCF निकाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको पहले सेम टू सेम उतारा करो, एक्स स्क्र वाई जेड एक्स वाई स्क्र जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्र उतार लो। अब देखो कॉमन क्या रहा है, पहले एक्स के ऊपर ध्यान करना, एक्स स्क्र एक्स और एक्स, तीनों में सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स, फिर ऐसे ही वाई मिलेगा, ऐसे ही क्या मिलेगा, जेड। अब कॉमन लेने के बाद देखो मैंने क्या बता रखा है, डिवाइड करते हैं। अगर नहीं ऐसे पता लगता तो रफ में पहली टर्म को इस पूरे कॉमन से डिवाइड करो, वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स, फिर दूसरी टर्म लिखो, लेकिन ये रफ में करना है सारा काम। ठीक है, एक्स जेड, वाई स्क्वायर को वाई से डिवाइड करोगे वाई। अब आपको हिंट मिल गया, ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस ये होती है फैक्टराइजेशन। 18th क्वेश्चन में देखो, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको साइड दे देगा और क्या पूछ, सॉरी एरिया दे देगा और क्या पूछ लेगा, साइड। लिखोगे आप, एरिया कितना है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड कितनी है, इसका स्क्वायर रूट। अब कई बच्चे है ना इसका आंसर सीधा ही 21 लिख देते हैं, मैं कहता हूँ गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा नहीं लिखना, आपको 441 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। ठीक है, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो आपका ये आएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 कितना आ गया आपका, ये 47 आएगा, 3 4 जा और 3 9 जा, फिर 7 पे जाएगा ये। तो देखो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाओ, इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 3 7 7। अब क्या होगा, इसके अंदर से एक 3 बार आएगा और एक 7। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 3 और 7 लिख के इसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ऊपर है, स्क्वायर रूट का सिंबल हटाने के लिए हमने 3 में से एक को बाहर निकाला है, इस 2 7 में से एक को बाहर निकाला है, कितना आ गया 21। अब 21 क्या है, ये साइड, और साइड किस में आएगी आपकी, सेंटीमीटर में आएगी ना, तभी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से सोल्व करना है पूरा। 19th क्वेश्चन में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है पहले पार्ट में, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। मैं कहता हूँ एक यूलर ने फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो आप। बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर का फॉर्मूला क्या है आप मेरे को बता दो। फॉर्मूला आप कहोगे सर एक एफ होता है एक वी होता है, ये इक्वल होता है ई प्लस 2 के। ठीक है, आप निकालो, पहले आप निकालो एफ, एफ कितना है बताओ इस क्वेश्चन में, 10 रखो। वी कितना है इस क्वेश्चन में, देखो 15 वर्टिसेस है ना। ई कितना है इस क्वेश्चन में, 20 एजिज, एजिज को ई बोलते हैं। प्लस में कितना है 2, ये कितना 25, ये कितना 22। मैं कह रहा हूँ 25 इज इक्वल टू 22, लेकिन आप कहोगे सर आप तो गलत कह रहे हो, विच इज फॉल्स, ये तो फॉल्स आ गया ना, विच इज फॉल्स। 25 और 22 थोड़े कभी इक्वल होते हैं, और यूलर का फॉर्मूला तो कभी फॉल्स होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है ऐसा कोई पॉलीहेड्रन हम बना ही नहीं सकते जिसके 10 फेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो। सो हम क्या लिख देंगे, दिस polyhedron, this polyhedron is not possible। ये पॉलीहेड्रन पॉसिबल ही नहीं है, बना ही नहीं सकते हम। ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन सोल्व करके दिखाना है आपको पूरा। अब देखो सेकंड पार्ट मैंने और दिया हुआ है, और का मतलब क्या है, चाहे तो आप ये जो अब मैंने पिछले पेज पे सॉल्यूशन कराया वो कर देना, या आप इसका दूसरा पार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा पार्ट करना है तो आपको ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने इसलिए दिए ताकि आपको फैक्टराइजेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में। देखो मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें क्या बताया था कि अगर 3 टर्म आए, अगर कितनी टर्म आए 3, तो देखो पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, ये x का स्क्वायर होता है और ये प्लस 4 का स्क्वायर होता है, और बीच में जो है ना वो ऐसे कैसे लिख दिया करो, लिख दिया। अब बस आपको क्या करना होता है पता है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4, और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो क्या लिखो प्लस, और इसका क्या कर दिया करो स्क्वायर कर दिया करो। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख दो, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, जब भी 2 टर्म आए लिख लो आप, जब भी
दो टर्म्स आए, दो टर्म्स आए तो फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपके दिमाग में होगी ना, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि क्या करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमेशा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसी का यूज करके क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 दो टर्म है, ये एक्स का स्क्वेयर लिखा करो, 9 को 3 का स्क्वेयर लिखा करो, बन गई ना ऐसी ऐसी शक्ल इसकी। अब क्या किया करो, दो ब्रैकेट लगा दो, दो ब्रैकेट लगा के यहाँ कितना x, यहाँ कितना 3, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस का साइन और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, बस। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब देखो, इसी तरीके से मैंने जो है ना ये आपको 20th क्वेश्चन दिया है, दो पार्ट है इसके। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज दिस, ये एक रोम्बस है, इसका एरिया दे रखा है आपको, और वन ऑफ इट्स डायगोनल, देखो दो डायगोनल होते हैं ना, उनमें से एक 16 है तो दूसरा बताना है। आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, देखो आप बच्चों में यही गंदी आदत है कि आप लिखना नहीं सीखते कभी भी, आप लिखा करो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना वो आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखनी होती है। फर्स्ट डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं, उसमें से एक की लेंथ आपको गिवन है। फर्स्ट डायगोनल कितना है बताओ, 16 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, सेकंड वाला डायगोनल कितना है, यहाँ पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आप मुझे बस ये बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने अभी बताया था आज के लेक्चर में, क्या होता है, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला लिखो। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है 240, एरिया किसका कितना रख दो 240, इक्वल टू d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल, d2 का मतलब पता ही नहीं अपने को, अपॉन में कितना है बताओ 2। अब आप क्या करो, इसको काटना चाहो तो काट दो, 8 पे कट गया, तो कितना आ गया बताओ, 240 इज इक्वल टू 8 इंटू d2। अब ये 8 का क्या करें, 8 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख दो, 8 इंटू d2 इक्वल टू 240, एक ही बात है, साइड चेंज कर दी, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो d2 कितना आएगा पता है आपको, ये 8 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उधर आगे क्या होएगा डिवाइड, ये 30 पे कटेगा, तो d2 कितना आ गया आपका 30। सो आप लिखोगे सेकंड डायगोनल इज, सेकंड डायगोनल इक्वल टू 30, क्या 30 सेंटीमीटर में है ना ये, तो सेंटीमीटर आंसर आएगा। स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि स्क्वायर में तो एरिया आता है, जो डायगोनल होते हैं दोनों वो या तो सेंटीमीटर में होंगे या किस में होंगे, मीटर में। अगर फर्स्ट सेंटीमीटर में है तो सेकंड भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी मैंने आपको 19वें क्वेश्चन में करवाया है। अगर दो टर्म आ जाए और हमारे को फैक्टराइजेशन करनी हो, 100% एक ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक बार प्लस कर दो दोनों को, एक बार माइनस कर दो। देखो इसको बनाओ, ये पी का स्क्वेयर है, 81 किसका स्क्वेयर होता है 9 का, है ना। अब दो ब्रैकेट लगाओ, अब क्या करोगे, दो ब्रैकेट लगा के आप p और 9 लिखो, एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन और एक बार माइनस। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि पहले प्लस लगाएं या पहले माइनस, वो एक ही बात है, चाहे आप इसको पहले p माइनस 9 लिख दो इंटू p प्लस 9 लिख दो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर एक ही है ये। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, टर्म कितनी है इसमें, दो टर्म है, और दो टर्म है तो फिर फैक्टराइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, आपका होगा जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पहले इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाओ, तो इसको भी और इसको भी, ये तो सबको पता है 6 का स्क्वायर होता है, ये नहीं पता 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है एक्स का, ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, दो ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 7x लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आगे। देखो कितनी आसानी से हम फैक्टराइजेशन के टॉपिक को रिवाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन का यही फायदा होता है कि सारी चीजें आपको एक साथ नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि जब पूरा फैक्टराइजेशन आप एक साथ पढ़ते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा कि दो टर्म आ गई तो कैसे फैक्टराइजेशन होती है, तीन टर्म आएगी तो कैसे फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, तो ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाले आज मैंने 20 अच्छे क्वेश्चन करवाए, और डेली हम इस तरह के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हर कॉन्सेप्ट जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसका साथ साथ में क्या होता जाए, रिवाइज होता जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।